नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। साल 2019 में आम चुनाव को लेकर सियासी दल बिसात बिछाने में जुटी हैं। सियासी पार्टियां सत्ता पर काबिज होने की जोर आजमाइश में लगी हैं, लेकिन बिना युवा वोटर को साधे सत्ता की सीढ़ी चढ़ना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन है। और यही वजह है कि हर पार्टी की नजर सबसे ज्यादा युवाओं पर टिकी है। साल 2019 में एक बार फिर से हमारे जाता है। हमारे देश के नौजवान अपनी आंखों में एक नए भारत का सपना इस वक्त देख रहे हैं। इन युवाओं के सामने बेहतर शिक्षा, रोजगार, देश के विकास को लेकर तमाम उम्मीदें होती हैं, सपने पलते हैं। क्या 2019 में आने वाली सरकार उन युवाओं के भरोसे पर खरा उतर पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल आज का है। आज चारों और पुलवामा पर हमले की चर्चा हो रही, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही। जाहिर है हमारे देश के नौजवान भी इस मसले पर कुछ न कुछ कहना चाहता है। आज हम हनुमानगढ़ के बेबी हैप्पी कॉलेज कैंपस के यंग इंडिया की आवाज को बुलंद करने वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत की, सुनते हैं क्या कहा। 2019 के आम चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी पार्टियां मुद्दों को हवा देना शुरू कर दिया है। किसी पार्टी के लिए राम मंदिर बड़ा मुद्दा है तो किसी पार्टी के लिए राफेल बड़ा मुद्दा है। लेकिन नौजवानों के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे देश के युवा इन मुद्दों से अलग कुछ और सोचते हैं? आखिर युवाओं के मन में कैसे सपने पलते हैं? 2019 में आने वाली नई सरकार से युवाओं की उम्मीदें क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने और युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम हनुमानगढ़ के बेबी हैप्पी कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची है। हनुमानगढ़ शहर श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आता है। श्रीगंगानगर सीट से बीजेपी के निहालचंद मेघवाल सांसद हैं। हनुमानगढ़ के कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की भारी कमी है। वहीं बंद पड़ा स्पिनिंग मिल भी एक बड़ा मुद्दा है। एक सांसद के तौर पर सांसद निहालचंद मेघवाल युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए, हमने इसको लेकर भी युवाओं से बातचीत की। युवाओं ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। चलिए अब सीधे चलते हैं युवाओं के बीच। नमस्कार, जी राजस्थान के खास कार्यक्रम यंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम हनुमानगढ़ जंक्शन के बेबी हैप्पी कॉलेज के युवाओं के साथ हैं। जानेंगे कि इनकी राय क्या है 2019 के चुनाव को लेकर और सरकार के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले वो 5 सवाल हम आपको बता देते हैं कि 5 सवाल क्या रहेंगे। सबसे पहला सवाल ये, 2019 में देश में कैसी सरकार चाहते हैं? दूसरा सवाल, सरकार से आपकी उम्मीदें क्या हैं? तीसरा सवाल, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? चौथा सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए पीएम बनते तो क्या करते? पांचवा सवाल है, आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं? सबसे पहले सवाल को लेकर के चलते हैं युवाओं के पास कि 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री देश का युवा हो और युवाओं के लिए काम करे। अभी लोकसभा चुनाव के अंदर हम चाहेंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री देश का हो जो युवाओं के लिए काम करे। मेरा मानना यह है कि भी देश के अंदर हमारे एक स्थायी सरकार होनी चाहिए जिसको पूर्ण बहुमत मिले। मेरे अभी मित्र ने एक बात कही कि भी हम चाहते हैं भी कांग्रेस की सरकार बने। भी कांग्रेस का तो अभी हम पिछले कुछ टाइम से हाल ही ये बन रहा है कि उनको मुश्किल से कोई 100 सीटें भी नहीं मिलेगी लोकसभा के अंदर। एक स्थायी सरकार बननी चाहिए ताकि वो कड़े फैसले ले सके, देश हित के अंदर फैसले हो। 2019 में कैसी सरकार होनी चाहिए? जो भी पूरे देश का युवा चाहता है, भी एक ऐसा आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बने जो किसी का रिमोट कंट्रोल ना हो। और जो पिछले 5 सालों के अंदर मोदी जी ने जो अच्छा काम किया है, जिससे देश और विदेश के अंदर भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और भारतीय सेना ने भी यानी वो पूरा हौसला दिखाते हुए हमारे देश का मान बढ़ाया है। और मोदी जी ने भी सारे देश के युवाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई, उनको रोजगार देने के लिए उनको लोन भी दिए गए। तो हम ये चाहते हैं भी एक बार यानी फिर से मोदी सरकार बने। फिर से मोदी सरकार बने ये कह रहे हैं। कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो निष्पक्ष भाव से, जो किसी की एक पक्ष की तरफ ना देख के कोई सरकार बने या फिर कोई मामले ना ले, दोनों पक्षों को लेकर के दोनों पक्षों की सुनी जाए। कि मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे सरकार कोई भी आए, बेटियों की सुविधा के लिए ध्यान दिया जाए, बेटियों की सुरक्षा के लिए। बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि छोटी सी 4 साल के बच्चे के साथ भी हो रहा है। पहनावे के लिए कहा जाता है, परंतु 4 साल के बच्चे का पहनावा कैसा होगा? तो
बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस बारे में। 2019 में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो देश हित में काम करे, ना कि पार्टी हित में। कोई भी अगर विधेयक होता है, अगर वो राष्ट्र हित में है तो उसको बिना पक्षपात के पास कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हमारी पार्टी से नहीं आया तो हम इसको पास नहीं होने देंगे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो एक मतलब रोजगार दे हमें। बहुत रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है आज इस दुनिया में। आपकी सरकार की बात तो हो गई, लेकिन सरकार से आपकी उम्मीदें क्या है? आपसे बात करते हैं। सरकार से मेरी उम्मीदें ये हैं कि जो आरक्षण है वो किसी भी बेस पे ना हो तो आर्थिक बेस पे हो। सरकार से हमें यही उम्मीद है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और मतलब एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है। आजकल अपने को टेक्निकल नॉलेज कहीं नहीं मिलती, बच्चों को ओनली किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वैकेंसियां बहुत कम निकलती हैं और फॉर्म इतने ज्यादा भरे जाते हैं। तो सरकार बस वैकेंसियां निकाले। इधर चलते हैं तो आपसे बात करूंगा, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? पहले तो मैं चाहता हूं कि सरकार जुमलेबाज ना हो। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिली? अभी तक तो कोई 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा पर सरकार कुछ ज्यादा ध्यान दे, बेरोजगारी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये जो लोगों की स्मृति, बड़े बड़े लोगों की स्मृति में जो ये बनाते हैं स्मारक, ये बनाने की बजाय कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्कूलें खोल ली जाए और शिक्षण संस्थान खोल ली जाए एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। हर बार सरकार जब भी आती है कुछ मेन मुद्दे होते हैं जिन पे लेके हर बार मतलब सरकार बनती है, जैसे बेरोजगारी, आरक्षण, किसान, बस यही नॉर्मल, और कुछ नहीं होता नहीं उनका। ठीक है, आरक्षण में आप ले लो, हर एक बार कोई भी जॉब हो जाए, कांस्टेबल से लेकर आप आरएएस की जॉब तक ले लो, आप आरक्षण के बेस में मरोगे। ठीक है, दूसरी बात किसान की बात करते हैं, हर बार यही होता है हम किसानों के वर्ग को सुख सुविधा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता सर। हर बार हर एक वर्ग को अगर साथ में लेके चलते हो तो आप एक अच्छी सरकार कहलाते हो। जातिवाद और पार्टीवाद को छोड़ो, जो एक ढंग का बंदा है उसको वोट देके जिताना बेटर होता है। जो एजुकेशन है आपका हॉस्पिटल मतलब हेल्थ सेक्टर है, ये दोनों के दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जैसे क्यूबा का एक एग्जांपल है, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल होने ही नहीं चाहिए। एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, जुडिशियल सर्विसेज हुए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। इस तरीके की सरकार आए जो इक्वालिटी फैलाए, ना कि जेंडर इनइक्वालिटी के नाम पे वुमेन एम्पावरमेंट का एजेंडा लेके आए। तीसरे सवाल की ओर आते हैं तो बात करते हैं कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सर, हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें एक हमारा लीडर सबसे अच्छा होना चाहिए, जो किसी एक तबके को साथ लेकर ना चले, देश के विकास में कार्य करे। सबसे मेरे मानना ये है कि सरकार को किसानों के हित में कार्य करना चाहिए। आज किसानों को केवल एक मुद्दा बना दिया, जो चुनाव में जो भी आता है वो बुझा के चला जाता है, घंटा समझ रखा है इसे। हमारे सपनों का भारत इस तरीके से होना चाहिए भी हर एक आम आदमी को उसकी जो सारी मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं, एक तो वो उसको भी मिले समय पे, और जितनी भी योजनाएं चलाती है वो सारी योजनाएं भी धरातल पर इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने वो पिछले 5 सालों में काम करते हुए स्किल इंडिया और इसके द्वारा और भी अन्य कार्य जैसे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो गया यानी और भी हो गया, और उसके अंदर जो अच्छा कार्य किया है उससे पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। एक ऐसी मजबूत सरकार देनी है जो हमारे देश हित के लिए काम करे। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, जो सरकार हो वो युवा पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि युवा जो है वो फ्यूचर है देश का। अगर युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मैं यही देखना चाहता हूँ भी जो भी सिस्टम हो या विकास की बात हो तो किसी को मतलब ऊपर वो ना होना चाहिए, मतलब कोई तानाशाही ना हो, भी हर तबके को साथ लेकर चले। और भारत में एक मजाक होता है भी कानून सबके लिए बराबर है, तो वो नहीं होता है। किसी देश के प्रधानमंत्री का बेटा है, किसी अध्यक्ष का बेटा है तो उसकी बात पहले सुनी जाती है, और कोई गरीब आदमी है उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो मैं ऐसा चाहता हूँ भी हर तबके को समान लेके चले। मैं इस तरह से देखती हूँ कि जैसे ही चुनाव का टाइम होता है तो तरह तरह की लालच दे दी जाती हैं, 2 लाख माफ कर दी जाते हैं किसानों की। मैं नहीं चाहती कि उस टाइम हो, ये चुनाव जीतने के बाद भी हर तरह की सुविधा उतनी ही दी जाए जितनी की चुनाव से पहले वोटों के लिए दी जाती है।
एक लाइन में आंसर दिया जाए तो मेरे सपनों का भारत मेरे घर जैसा होना चाहिए, जहाँ पे इक्वालिटी हो, लोगों को खाने के लिए मांगना नहीं पड़े, उनके पास सारी मूलभूत सुविधाएं हो। और अगर हम वर्गों की बात करें तो जैसे किसान का मुद्दा बहुत चल रहा है, तो किसानों में उनको सक्षम बनाने की कोशिश की जाए, ना कि फ्री की चीजें बांटी जाए। आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो पहली चीज तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो एक दिन में तो इसका काम होने से रहा, लेकिन मैं कम से कम इसके लिए कड़ा विधेयक ला सकती हूँ। अपने एक ड्राफ्टिंग करके अपनी कमेटी को बिठाओ, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं एक साथ 4-4 कमेटीज बिठा के अपना ड्राफ्टिंग करवा सकती हूँ। अलग अलग मुद्दों पे ड्राफ्टिंग करवाऊंगी, उसको विधेयक को पेश करूंगी, और एक दिन की सीएम होंगी, थोड़ी पॉपुलर भी होंगी, तो इस चक्कर में क्या पता वो विधेयक पास हो जाए तो काम हो जाए मेरा। मैं ये चाहूंगी अगर जो सजा है तो वो ज्यादा हो और कम से कम समय में हो, ताकि जो अपराध है उसका लेवल कम हो। अगर मैं एक दिन की पीएम होती तो सबसे पहले ये देखती कि अपने यहाँ जातिवाद कितना है, तो जातिवाद को ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए हमें कि बिल्कुल भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज, तो बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या क्या वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करती हूँ, और उसके अलावा या तो आरक्षण को खत्म ही कर देना चाहिए या फिर सबको एक जैसा दिया जाना चाहिए। कि जब संविधान में ये लिखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो फिर इसके अंदर ये धर्म के खिलाफ क्यों ये किया जा रहा है? या तो आरक्षण खत्म ही कर देना चाहिए या फिर सबको एक समान, या फिर आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। अगर मेरे को एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाता, पहले तो मैं जुमले नहीं फेंकूंगा कोई भी सर, जैसे कि मतलब बोल देते हैं कि ये करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सबसे पहले मैं नौकरियों पर काम करूंगा, जो बेरोजगारी है उसको हटाने की सबसे बड़ी पहल करूंगा मैं। तो मैं सबसे पहले युवा शक्ति के लिए कुछ काम ऐसा करूंगा जिससे कि अपना देश भी आगे चले, और देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना सबसे बड़ी बात है। मुझे एक दिन के लिए पीएम बनाया जाता और पूरी संसद या पूरी लोकसभा अगर मुझे साथ देती तो मैं 3 चीजें जरूर करना चाहूंगा। मैं एक तो हिंदुस्तान से जो आरक्षण है उसको आर्थिक रूप से करना चाहूंगा। मैं नौकरियों के अंदर आरक्षण को बिल्कुल खत्म करना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है, उसका पैदा होने से लेके उसके मरने तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा सरकार उठाए। तीसरा मैं ये चाहूंगा कि सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान की, तो मैं उसको ये सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति को आसरा मिले, हर एक व्यक्ति को अपना घर मिले। अब इनसे पूछ लेते हैं कि आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं? हमारा सांसद हमारी कसौटी पे खरा नहीं उतरा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हनुमानगढ़ की जामर पंचायत के अंदर एक स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। स्कूल की जो छतें हैं वो बिल्कुल गिरी हुई है। हमारे एमपी साहब निहालचंद जी स्कूल के अंदर आए, उनको समस्या से अवगत करवाया। सांसद साहब ने घोषणा की 50 लाख रुपए की, उन घोषणाओं को किए हुए 4 साल हो गए और सरकार दोबारा बनने को जा रही है, वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई। आज भी वो बच्चे हैं, उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। सर वाकई खरे उतरे हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास के इलाके में देखने को मिलता है तो काफी विकास हुआ है, ये सब देखने को मिलता है, तो जो कि पिछले कई कांग्रेस की सरकार में देखने को नहीं मिला था। मेरा तो यही मानना है कि अगर जातिवाद के मुद्दों पर मतलब ये जो ज्यादा खरी कसौटी उतार रहे हैं, तो इनसे मतलब ज्यादा जो अपना जो विकासशील ज्यादा होने वाला नहीं है बना। आपके सांसद एमपी निहालचंद मेघवाल आपकी उम्मीदों पर, आपकी कसौटी पर खरा उतरे या नहीं? जब तक उनको वोट चाहिए तब तक वो कहते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते हैं, मतलब कि वो ख्याली पुलाव हमारे मन में बनवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनके करने की बारी आती है, मीन्स उनको वोट मिल है और वो विनर होते हैं या फिर वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो अपने घर पे आराम से बैठते हैं। उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। वो एक बार कहते हैं जब वोटों की जरूरत होती है तो सभी करते हैं, लेकिन कोई वादे पर नहीं उतरता। अब आदमी सब भूल जाते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते हैं। कई बार होता है कि कोई 1-2 बार होते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 बार कोई पूछा जाता है उनसे, लेकिन जब कई बार उसे कोई जो सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जाता है तो कुछ नहीं होता। वहाँ पे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, भूल जाते हैं उन बातों को। ये हनुमानगढ़ के युवा हैं, इनसे हमने बातचीत की और आपने देखा कि इनकी क्या राय है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी बहस जारी रहेगी। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज की, उसमें एक भी सुविधा बता दो भी हाँ युवाओं के लिए ये सुविधा है। पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है, 70 लेक्चरर होने चाहिए। 14 ही लेक्चरर महाविद्यालय के अंदर है, जिनकी हजारों बार मुद्दे उठाए हैं। इस बार बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है और साथ ही में राम मंदिर का है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए, युवा तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे फिर सवाल करेंगे, इनसे बात करते हैं। किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है? जो किसान गरीब है तो कर्ज माफी उनकी होनी चाहिए। किसानों के लिए तो कर्ज माफ होना ही चाहिए। जो गरीब किसान है उनके लिए, जैसे राजस्थान में अब गहलोत सरकार है, उन्होंने कहा भी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने किया, ठीक है। और पिछले बार मोदी ने कहा भी युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो किसी को नहीं मिला, ठीक है। और कहते भी जीएसटी वगैरह होगी, ये होगी, नोटबंदी की, कैसे इसको बेनिफिट है, इसका बेनिफिट किसी को नहीं मिला जी। जो भी बिल्कुल आर्थिक आधार से जो बिल्कुल भी दबा हुआ किसान है उसके लिए तो भी यानी कर्ज माफी यानी वो जायज है। पर जिस प्रकार से इस बार वो मोदी सरकार ने किया है, उनकी यानी फसलों का जो एमएसपी रेट बढ़ा है, उसके लिए हम उन्हें भी बधाई भी देते हैं। और यानी इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए भी मोदी सरकार यानी द्वारा किसानों को बीज पर और जो यानी पेस्टिसाइड है उनके ऊपर कुछ ऐसी योजना स्कीम करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर उनका काम है विपक्ष में बोलना। और जो राहुल गांधी ने अभी बोला था 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 भी 10 दिनों में मैं किसानों की यानी कर्जा माफी कर दूंगा। आज भी 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं, एक भी पैसा कहीं माफ नहीं हुआ है, ना ही कोई योजना बनी है, ना ही कोई और बनी है। जहाँ बनी है, जहाँ हुआ है, जहाँ कर्जा माफ हुआ है वहाँ के एक भी किसान का, जहाँ पे एक भी किसान का कर्जा जहाँ पे कर्जा माफ हुआ है उसे एक भी किसान के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लाके दो। मध्य प्रदेश के अंदर 3 और 5 रुपए माफ हुए सिर्फ मध्य प्रदेश। हर माह युवाओं को 35 रुपए भत्ते देने का काम किया है। जिस युवा की ग्रेजुएशन की हुई है उनके 3500 रुपए भत्ता हर माह मिलेगा। किसानों का कर्जा माफ किया, ये किया, वो किया, तो मेरी सोच ये है कि ठीक है, जहाँ तक जायज है वहाँ तक उनका कर्जा माफ किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा कर्जा माफ करोगे तो वो भी तो हमारे ही टैक्स से कटेगा ना, जो जैसे जॉब वगैरह करते हैं उन्हीं से तो दिया जाएगा, तो उनको नुकसान होगा। जहाँ तक जायज है उनको दो, जायज नहीं है तो मत दो उनको। अगला सवाल है कि आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? आरक्षण के बारे में पहले भी बोल चुकी हूँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए। कुछ वर्गों में जरूरी है, वहाँ पे होना चाहिए। जैसे हमारे जो ट्राइबल यूनिट्स हैं वहाँ पे वो पिछड़े हुए, ना तो वहाँ पे सारी सुख सुविधा खाने पीने की भी नहीं है, ना ही वहाँ पे शिक्षा है, तो उनको थोड़ी सी आगे लाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जो ऊंचे तबके की जो हमारी ये जॉब्स होती हैं उसमें नहीं होना चाहिए। IAS RAS लेवल में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं है कि कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे उन सब चीजों को चलाना है, तो वो कैसे करेंगे। उसके अलावा हमारा एजुकेशन है और हमारा हेल्थ है, उसके अंदर तो बिल्कुल भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण के लिए मेरी सोच यही है कि आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो जातिवाद है, SC ST, ये ना किसी ने नहीं बनाया, हम खुद लोग करते हैं कि ये ST का, ये SC का, ये OBC का, ये जनरल का है। तो हमें अपनी सोच को थोड़ा सा सुधारना चाहिए ना, और आर्थिक स्थिति के आधार पर हमें उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो आर्थिक आधार पे जो यानी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी आरक्षण भी मिलना चाहिए। और जिस प्रकार अभी मोदी सरकार ने जो विसवर्णों को आरक्षण दिया है 10% का, वो भी एक बहुत अच्छा कदम है उनके लिए, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी रोजगार के क्षेत्र में भी उनको अच्छा भी मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और इससे जो देश का जो यानी युवा पिछड़ा हुआ है वो भी आगे आएगा। अगला सवाल है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करने की जरूरत है? देश की शिक्षा व्यवस्था के अंदर मोटा ये बदलाव करने की जरूरत है कि सबसे पहले आप हर बच्चे की पढ़ाई का सुनिश्चित करें कि उसका खर्चा सरकार उठाए, क्योंकि बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो बच्चे करना चाहते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, आजकल ये जो कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, मैं सबसे बड़े ये बात मानता हूँ कि जितने भी कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं वो हमारे सरकार की नाकामयाबी रहती है। पिछले 60 सालों के अंदर कोचिंग सेंटर ने अपना एक भंवरजाल ऐसा बना लिया है कि हर बच्चा एक कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि मुझे शाम को जाके ट्यूशन पढ़ना है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, कोई अच्छा स्कूल आपने बनवाया है और स्कूल के अंदर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कोचिंग से उसको निजात मिलनी चाहिए। शिक्षा के रूप में पहले भी बताया हमारे दोस्त ने कि लड़कियों के लिए एजुकेशन, मुझे सिर्फ एक चीज का थोड़ा सा चेंज करना है। एजुकेशन सबके लिए इक्वालिटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट करो, बल्कि उसकी जगह एजेंडा होना चाहिए जेंडर इक्वालिटी। जब हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कहीं ना कहीं हम लड़कियों को कम आंक रहे हैं, हम कहीं भी कम नहीं है। और अगर लड़कों के ऊपर पैसे हमारे घर वाले लगा सकते हैं तो लड़कियों के ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं तो बात करूंगा गवर्नमेंट NMPG कॉलेज की, उसमें एक भी सुविधा बता दो भी हाँ युवाओं के लिए ये सुविधा है। पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है,
70 लेक्चरर होने चाहिए। 14 ही लेक्चरर महाविद्यालय के अंदर है जिनकी हजारों बार मुद्दे उठाए हैं। भास्कर ने अभियान चलाया, पत्रिका ने भी अभियान चलाया, पूरी मीडिया को इस चीज का पता है। और रही बात हॉस्टल की, हॉस्टल के 14 रूम हॉस्टल के ग्राउंड के अंदर पेक साइड में बने हुए थे। हॉस्टल बिल्कुल जर्जर है और बनना ही सारे टूटे हुए हैं। मैं तो कह रहे हैं कि एनएसयूआई का ही अध्यक्ष वहां से जीत रहा है पिछले 21 साल से। सरकार बीजेपी की थी ना, एनएसयूआई का अध्यक्ष जीत रहा है। इनकी बात सही है, एनएसयूआई का अध्यक्ष जीत रहा है। एनएसयूआई का अध्यक्ष तो क्या करेगा, सरकार से गुजारिश करेगा, धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन वगैरह दिए, लेकिन इनकी मौजूदा सरकार थी, इन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस कॉलेज को राजकीय कराने का अच्छा काम किया था। उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार 7 साल आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और भी धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद में इस कॉलेज को राजकीय की मान्यता मिली। अगला सवाल आपसे लेता हूं कि इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहने वाला है? लगभग ये राम मंदिर विवाद का ही मुद्दा ज्यादा चर्चित रहने वाला है। राम मंदिर की बात इन्होंने कही है, आप क्या मानते हैं इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहने वाला है? राम मंदिर का मुद्दा प्रभावी रहेगा, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा प्रभावी रहेगा, युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा प्रभावी रहेगा। रोजगार, सबसे ज्यादा रोजगार रहेगा। किसान तो चल ही रहा है और वो हमेशा चलेगा, एवरग्रीन है वो तो हमारा। तो रोजगार किसान को चुनावी मुद्दा ही बनाया जाता है, ये क्या? चुनावी मुद्दा है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। एमएसपी बढ़ाया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी है। प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी को उससे नुकसान हो रहा है। उसके अलावा जो ये फर्टिलाइजर वगैरह, ये बहुत काम की चीज है, उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन किसान क्या करता है, सब्सिडी पे फर्टिलाइजर लेता है और उसको फिर ब्लैक में बेचता है। इस बार बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है और साथ ही में राम मंदिर का है। और इसके अलावा ये क्या है कि आप बोल रहे हो मोदी सरकार ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, तो मैं बोलती हूँ आपने देश के लिए क्या किया। आप बोल तो रहे हो राहुल गांधी ने, मोदी ने ये नहीं किया। मैं बोलती हूँ मोदी सरकार ने आपको, जब आप सिलेंडर लेने जाते हो, मान लो अभी पहले आपको लाइन में लगना पड़ता, आप अपने आज आपके घर पे आके देके जाते हैं। और पहले आप जब उस टाइम राहुल गांधी की सरकार थी, उस टाइम क्या था कि आप सेना के जो आतंकवादी हमले करें, आप उन्हें जिंदा पकड़ के लाओ। क्यों अभी सरकार बोल रही है आप उन्हें मारो, वो सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं। आपने ये बताओ देश के लिए आपने क्या किया? बोलना बहुत आता है पर किया आपने कुछ नहीं है। हर बार नई सरकार आती है, हम राम मंदिर बनवाएंगे। अरे राम मंदिर जो वहां पे बनवाना चाहते हैं वो तैयार बैठे हैं, तो तुम रोकने वाले होते कौन हो? दो पक्ष हैं, हम ये नहीं होने देंगे, ये हमारी सरकार में होना चाहिए, ये तुम्हारी सरकार में हो रहा है, हम नहीं होने देंगे। वो चीज गलत है सर। कम से कम दो चीजें अगर चल रही है ना साथ में, देश के विकास के लिए चलो आप, अपनी पार्टी के विकास के लिए नहीं। अब आखिरी सवाल की बात हम करें तो राजस्थान में हर बार सरकार बदलती है। 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी को आप कैसा मानते हैं? ये तो जनता की है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार का तख्ता पलट जरूर होगा। और जनता का हर बार लगभग यही बिलीव हो जाता है कि ये एक सरकार काम कर रही है तो नहीं काम कर रही है तो दूसरी सरकार को लाते हैं। आप क्या मानते हैं, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, इस सरकार बदलने की परिपाटी को किस हिसाब से देखते हैं? अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। अब की बार ऐसा चलेगा जो काम करेगी, जो सरकार काम करेगी, रोजगार के लिए काम करेगी, किसानों के लिए करेगी, तो अब की बार इसका बदलाव होगा और दोबारा फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप क्या मानते हैं, हर बार 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, इस परिपाटी को किस हिसाब से देखते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जैसे पिछले मोदी जी जीते थे तो उन्होंने रोजगार के लिए, किसानों के लिए या किसी तबके के लिए सही कार्य नहीं किया। तो ये जनता है, ये जनता मुंह तोड़ जवाब देती है 5 साल बाद। फिर वैसे तो आप कुछ कर नहीं सकते जनता का, मगर उनके वोट तो उनका हक है और वोटों के हिसाब से वो अपना हक मांगती है और 5 साल बाद फिर से नई सरकार लाती है। हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है, सरकार बदलने की इस परिपाटी को किस हिसाब से देखते हैं? सर मैं इस चीज को सही नहीं मानती, क्योंकि अगर हम घर में भी देखें तो किसी स्थिति को बदलने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। 5 साल में तो अगर सरकार आती है तो पीछे वाली सरकार की जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है। थोड़े बड़े तबके पे कुछ समय मिलना चाहिए उन्हें, ताकि वो स्थिति को सुधार सके और कुछ अच्छी योजनाएं चला सके। आप क्या मानते हैं? ये बस 5 साल में तो पीछे वाली जो होती है उसको दोहराया जाता है। उसे कुछ ज्यादा समय हो तो उसको पीछे की जो सोचेंगे फिर वो कुछ करेगा। 5 साल में तो 2-3 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, कुछ होता नहीं है। बाद में जो 2-3 साल होते हैं। मैं भी यही मानती हूँ कि सरकार का टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रही है, अगर वो गलत टाइम का फायदा उठाकर गलत काम कर रही है कि हम अब इतने टाइम तक तो हम ही हैं, तब उस टाइम उसके खिलाफ भी कुछ करना चाहिए। विपक्ष की पावर इतनी बढ़ानी चाहिए कि सरकार गलत कदम उठा ही ना सके। समय तो बढ़ाना चाहिए, मानती हूँ। थैंक यू।
आज हमने आपको हनुमानगढ़ के बेबी हैप्पी कॉलेज से दिखाया कि हनुमानगढ़ का युवा क्या कहता है। यंग इंडिया के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर किसी और कैंपस से मुलाकात होगी। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।